मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ। विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंतर्गत आज नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की यदि बात की जाए तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगी आपको कि 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी यह अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी जो ये नव स्वतंत्र देश हैं वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अपने विकास के लिए औद्योगिक देशों पर निर्भर हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग थी वह मुख्य रूप से इस बात पर आधारित थी कि जो अविकसित और विकासशील देश हैं वे अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से विकसित देशों पर निर्भर न रहें। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का मुख्य आधार विकसित और विकासशील देशों की पारस्परिक निर्भरता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यानी कि 1945 के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक करके स्वतंत्र होते गए। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। जो ये नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, ये धीरे धीरे नव उपनिवेशवाद के शिकार होते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन अमेरिका, सोवियत संघ, जिसने कि बाद में सम्मेलन का बहिष्कार किया था, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन जैसी महाशक्तियों ने मिलकर किया था। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और ब्रिटिश भारत को भी मात्र उपस्थिति के लिए बुलाया गया था। वास्तव में ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की ही एक योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और इसका उद्देश्य अपने हितों की साधना था। इस प्रकार धनी देशों ने स्वयं धनी देशों के लिए यह योजना तैयार की थी और गरीब देशों के बीच असमानता और निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप से जारी करने की चेष्टा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं के माध्यम से की थी। 1960-70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को देखते हुए कहा गया कि यह इन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश, उन्होंने इस योजना की कमियों को उजागर किया, साथ ही वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कही। 20वीं सदी के बाद कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना गया।
ऐसी पहली घटना है सोवियत संघ में 1917 में समाजवादी क्रांति का होना, जिसने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। द्वितीय घटना है 1940 से 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि, विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार, जिसने उपनिवेशवाद विरोधी विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों में समानता के सिद्धांत पर बल दिया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वह है राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव शैथिल्य अर्थात देतांत का उदय, जिसने कि विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास किया। इस प्रकार यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। 1960 में विकासोन्मुख देशों की विकास समस्या अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई। वास्तव में युद्ध के उपरांत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कमजोर पड़ते जा रहे थे और विकासशील देश, अविकसित देश भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा प्रचलन में आई, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा गया, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा का तात्पर्य है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की इच्छा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, अहस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार जैसे सिद्धांतों पर हो। ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के हितों के पूरी तरह से अनुकूल थे, क्योंकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की बात कही और मांग रखी। विकासशील देश इस व्यवस्था की स्थापना के प्रति बहुत आशावान रहे, क्योंकि यह योजना उनके हितों के अनुकूल थी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अधिक अंतर न होना, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की जो खाई है उसे पाटना, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। ये जो सभी बुनियादी सिद्धांत हैं जो मांगे हैं, वो विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा और कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया। इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जो मांग है वह साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। समाजवादी गुट के राष्ट्रों ने इन मांगों का समर्थन भी किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि जो नव स्वाधीन देश थे, चूंकि वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और औद्योगिक देशों पर अपने विकास के लिए निर्भर थे, इनमें पुरानी व्यवस्था कायम थी जिसमें विकसित देश इनका शोषण कर रहे थे। इसलिए तीसरी दुनिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने और उनके संगठित मंच गुट निरपेक्ष आंदोलन ने धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों से संबंधित नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुद्दे को उठाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की इस दिशा में बहुत ही दिलचस्प शुरुआत थी। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया। 1970 में लुसाका शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प किया। इस संकल्प के अंतर्गत गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की जॉर्ज टाउन, गुयाना में 1972 में बैठक हुई, जहां एक कार्यवाही योजना तैयार की गई। विकासशील गुट निरपेक्ष देशों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री विश्व अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद यह घोषणा करते हैं कि जहां तक विकासशील देशों के तुरंत विकास का संबंध है, साम्राज्यवाद उसमें मुख्य बाधा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जोर पकड़ती गई। 1973 में अल्जीयर्स में चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। इनका कहना था कि विकासशील देशों में विश्व की 75% जनसंख्या रहती है, लेकिन वे देश विश्व की 30% आय पर ही निर्वाह करते हैं। यह एक बहुत ही असंतुलन की स्थिति है जिसका निदान होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अल्जीयर्स गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विमर्श हो। अल्जीयर्स आह्वान अनसुना नहीं रहा। गुट निरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए। इनकी प्रमुख मांगें
व्यापार, आर्थिक सहायता, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, बहुउद्देशीय निगमों की गतिविधियों के नियमन के क्षेत्रों से संबंधित थी। आर्थिक सहायता की मांग में यह आग्रह भी था कि औद्योगिक देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.5% आधिकारिक विकास सहायता के रूप में दिया जाए। आर्थिक सहायता से ही काफ़ी हद तक जुड़ी हुई मांग थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय संस्थानों तथा ऋण संस्थानों का पुनर्गठन करने की मांग। साथ ही यह भी मांग रखी गई कि ऋण लेने वाले विकासशील देश, खास करके छोटे और बहुत ही अल्प विकसित देशों के ऋणों की स्थिति पर प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर पुनः विचार हो और इन कर्जों को खत्म करने, ब्याज दर को उदार बनाने या सब्सिडी देने की दिशा में कोई विचार किया जाए। तकनीकी हस्तांतरण के मामले में इस बात पर बल दिया गया कि विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक उपलब्ध कराने और वहां स्वदेशी तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता तैयार की जाए। तकनीकी के मामलों को निपटाने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों को मेजबान या तकनीक प्राप्त करने वाले देशों के नियमों के अंतर्गत लाया जाए और उनसे कहा जाए कि वे अपने मुनाफे का बड़ा भाग विकासशील देशों में ही निवेश करें। इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग का मुख्य आधार इस धारणा पर आधारित है कि अमीर और गरीब विश्व अलग अलग रहकर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक खुशहाल विश्व का निर्माण तभी हो सकता है जब विश्व के विभिन्न देशों की पारस्परिक आर्थिक क्रियाएं न्याय, समानता, औचित्य और शोषण रहित समाज पर आधारित हो। विकासशील देशों में तेल, लौह अयस्क, तांबे, यूरेनियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं और औद्योगिक देशों के बड़े उद्योगों के लिए इन संसाधनों की काफ़ी आवश्यकता है। अतः ऐसे में यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि औद्योगिक देश विकासशील देशों की उचित मांगों की अनदेखी करें। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति यदि गिरती चली जाएगी तो औद्योगिक देशों पर भी इसका विपरीत प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो हम जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसे हम कहेंगे, वह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ है उनके हितों के अनुकूल है और यह एक न्यायपूर्ण समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल देने वाली धारणा है।